हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 का चैप्टर 7B, जिसका नाम है संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन, रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी संसाधनों का ही हम यूज़ करके उनका अगर हमने अच्छे तरीके से प्रबंधन किया है, मैनेजमेंट किया है, तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट संसाधन जो हैं वो है पैसा, समय, स्थान और ऊर्जा। ये बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को जो है एक तरीके से देखा जाए तो वो एक तरीके की मूल्यवान संपत्ति है हमारे लिए। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि संसाधन सभी के पास ना ही मात्रा में होते हैं, ना ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यानी संसाधन जो है वो सीमित होते हैं और सबके पास बराबर नहीं होते। इसका एक एक्सेप्शन है, यानी समय जो एक ऐसा है मात्र संसाधन है जो व्यक्ति को बराबर मात्रा में उपलब्ध होता है। और अगर हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें जो है सारे संसाधनों का ठीक ढंग से प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम अब इसके बाद पढ़ते हैं, अगर हम संसाधनों का उपयोग ढंग से नहीं करेंगे तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं समय प्रबंधन के बारे में। टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य संपन्न करना जो है वो समय व्यवस्था कहलाता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो समय का सर्वोत्तम उपयोग ही समय व्यवस्था है। यानी अगर हम अपने समय को जो है व्यर्थ ही बर्बाद ना करें, उसका उचित उपयोग करें, तो उसको जो है हम कम समय में जो है अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं। और ये एक ऐसा संसाधन है जो सबके पास समान मात्रा में होता है। मतलब अगर मेरे पास 24 घंटे एक दिन में तो आपके पास भी 24 ही हैं, यानी एक समान मात्रा में है सबके लिए समय अवेलेबल। एक ऐसा रिसोर्स है समय। समय जो है वो और ऊर्जा जो है एक दूसरे से काफ़ी संबंधित होते हैं निकटता से। दूसरा है, समय जो है एक मूल्यवान, सीमित और अपरिवर्तनीय संसाधन है। अपरिवर्तनीय से मतलब बच्चों हमारा ये है कि समय बदलता नहीं है। यानी हम अभी प्रेजेंट में जिस समय में रह रहे हैं उसको हम ना ही आगे बढ़ा सकते हैं ना ही पीछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा समय को अगर हम अच्छे ढंग से सही तरीके से उपयोग करेंगे और अपनी गतिविधियों को जो है सही गतिविधि के लिए अपने समय को बांट देंगे, यानी हमें इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये, तो हमें जो है लक्ष्य की प्राप्ति जो है समय पे करने में जो है आसानी होगी। ठीक है, तो देखो समय और गतिविधि योजना के विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है जल्दी शुरुआत करें, यानी जितना जल्दी हो सके हमें अपने काम की शुरुआत कर देनी चाहिए। काम को टालने से क्या होगा, समय नष्ट होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है, अगर कोई विद्यार्थी गर्मी की छुट्टियों के दौरान उसको होमवर्क मिला है और वो अपनी छुट्टियों को उसको क्या करना चाहिए, जो होमवर्क है वो शुरू से ही शुरू कर देना चाहिए ताकि गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने तक वो कर ले उसे। लेकिन अगर वो नहीं करता है तो उससे क्या होगा कि जब एंड में वो सोचेगा कि अब मैं कर लेता हूँ, जब छुट्टियां ख़त्म होने वाली होंगी, उससे क्या होगा कि उसका कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, या फिर वो परेशान हो जाएगा, या फिर उसको बहुत ज़्यादा उसके पीछे हमें दिन भर बैठ के काम करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए अगर हम जल्दी शुरुआत करेंगे तो हमें जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आसानी होगी। दूसरा है नियमित दिनचर्या बनाएं, यानी एक दिनचर्या होगी तो हमें क्या होगा, उसके अनुरूप ही हम उसको किसी काम को डिवाइड कर ले। जैसे हमें अगर स्कूल का काम करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हम इस समय पे इतने घंटे या इतने टाइम में ये काम कर लें। उसके बाद प्राथमिकता तय करें, यानी पहले हमें ज़रूरी काम को करना चाहिए। जैसे अगर कोई एग्ज़ाम है तो पहले हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। उस दिन हम क्या कर सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करेंगे, यानी जो सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है जिसका अगले दिन पेपर हम उसको पढ़ेंगे। तो प्राथमिकता तय करें। उसके बाद नहीं कहना सीखें, क्योंकि देखो किसी कार्य को जिम्मेदारी हमें नहीं लेनी चाहिए अगर हम उसे समय पर नहीं कर सकते। यानी हम जो है गैर जिम्मेदारी से काम करने से बेहतर होता है कि हम एक काम को जिम्मेदारी से करें और दूसरे काम को हम टाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखो विद्यालय में अगर आपको अगले दिन ज़रूरी प्रोजेक्ट जमा करना है तो आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करोगे, ना कि टीवी और अन्य कामों में टाइम वेस्ट करोगे, है ना। तो हम उसे छोड़ के पहले अपना
काम करते हैं। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करें, यानी अगर हमें कोई सपोज बड़ा काम करना है तो हम उसके लिए उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे भाग में विभाजित कर देते हैं, ताकि क्या होता है, इससे हमारा लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो आसानी से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर दिन भर के स्कूल के काम को हम छोटे छोटे भाग में बांट दें कि अभी हमें ये करना है, शाम को ये करना है, दिन में ये करना है, तो हम जो है अपना काम समय से पूरा कर लेंगे। और इसका एक उदाहरण ये भी है कि जैसे आपका एग्ज़ाम में 10 चैप्टर आने हैं, तो आप क्या करते हो कि शुरू से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देते हो और विभाजित कर लेते हो कि मैं मंडे को ये चैप्टर पढ़ूंगी, ट्यूसडे को ये, तो हफ्ते में आपका ये, ताकि सिलेबस ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो है छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं। उसके बाद आता है ऊर्जा की बचत करें। ऐसे कामों पर ऊर्जा नहीं हमें वेस्ट करनी चाहिए, एनर्जी नहीं वेस्ट करनी चाहिए जिसमें हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। उसके अलावा है एक समय में एक काम, हमें एक समय में एक काम करना चाहिए, उसके बाद ही दूसरा कर शुरू करना चाहिए। समय निर्धारित करना चाहिए, यानी हमें एक समय बनाना चाहिए कि हमें ये काम आज शुरू करना है और आज से 4 दिन बाद हमें ख़त्म कर लेना है ना। यानी हर सब्जेक्ट के लिए, इसका एग्जाम्पल ये है कि एक छात्र को हर विषय के लिए एक समय निर्धारित करना चाहिए कि उसको 1 घंटा इंग्लिश पढ़नी है, 1 घंटा हिंदी पढ़नी है। इस तरीके से क्या होगा, उसमें ज़्यादा एक ही सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और सारे सब्जेक्ट जो है वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा लास्ट आता है गतिविधियों की सूची बनाएं, यानी हर कार्य को करने से पहले आप क्या करें, एक समय सारणी बना लें गतिविधि की जैसे आप लोग टाइम टेबल बनाते हो कि आपको सुबह उठ के पहले ये काम करना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है, उसके बाद टीवी देखना है, उसके बाद खेलने जाना है या आराम करना है ना। तो इस तरीके से गतिविधियों की हमें सूची बना लेते हैं समय के अकॉर्डिंग, तो समय सारणी जैसी बना लेते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं गतिविधियों के प्रकार, यानी कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं बच्चों जो हम एक समय में करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी अनिवार्य गतिविधियां, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, अनिवार्य होती हैं, यानी हम ये करते ही करते हैं। दूसरा है आपकी ऐच्छिक या वैकल्पिक गतिविधियां, यानी जो आपके लिए अपनी इच्छा पे निर्भर करता है, आपको करना है तो नहीं करो, या फिर विकल्प होता है कि करना है तो हम करें, अदरवाइज नहीं भी कर सकते। तो अनिवार्य क्या क्या होती है, सबसे पहले अनिवार्य गतिविधियों में आता है हमारी दैनिक की गतिविधियां जो हम करते हैं, यानी हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, घर का काम करते हैं, खाना बनाते हैं। खाना और बनाना हमारा रोज़ की दिनचर्या है ना। तो ये जो होते हैं वो दैनिक गतिविधियाँ। दूसरी आती है साप्ताहिक गतिविधियाँ। इनमें आता है हमारा जैसे साफ़ सफाई करना, बाज़ार से सामान लाना, कपड़े धोना, घूमने जाना, कोई ख़रीदारी करना, ये सारे हमारे साप्ताहिक गतिविधियाँ। उसके बाद आती है मासिक गतिविधियाँ जो हम महीने में करते हैं, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, है ना, अलमारियों को साफ़ करना, राशन की खरीदारी हम करने जाते हैं महीने में एक बारी वो। ठीक है। उसके अलावा वार्षिक गतिविधियाँ, यानी कि जो साल में एक बार करते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल मनाना, आप कोई समारोह मनाते हो, आपने स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाते हो, एग्ज़ाम देते हो साल में एक बार, फाइनल एग्ज़ाम आपके होते हैं, स्वास्थ्य की जांच कराते हो, तो ये सारी हमारी साल की यानी वार्षिक गतिविधियाँ हैं। ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि गतिविधियाँ 2 प्रकार की थी, अनिवार्य गतिविधियाँ 4 प्रकार की थी, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक, और दूसरा आपका जो गतिविधि का प्रकार था वो ऐच्छिक या वैकल्पिक। तो अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कारगर समय प्रबंधन के लिए सुझाव, यानी कौन कौन से ऐसे सुझाव हैं या ऐसे स्टेप्स जो आपको लेने चाहिए ताकि आप अपने समय का अच्छे तरीके से प्रबंधन कर सको। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है, ये बच्चों इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि बताओ कौन कौन से सुझाव आप दोगे समय प्रबंधन के लिए। और बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी घूम फिर के आ सकता है कि कोई पूजा नाम की लड़की है और वो जो है उसको अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसके लिए उसको इतनी पढ़ाई करनी है। आप बताओ कि आप क्या सुझाव दोगे उसको सही समय पे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। ओके, आपको बेसिकली उसमें क्या लिखना है कि वो कैसे अपने समय का प्रबंधन करे, तो उसमें आपको ये सुझाव देने हैं। तो इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू बी रेडी, आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसका क्या आंसर करना है। ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाएं, यानी सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है। आप देखो यहाँ पर जो लिस्ट है वो आपको बनानी है, यानी
तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सूची है आपके किए जाने वाले कार्यों की सूची। यानी आपको क्या करना है, कोई गतिविधि है तो उसको पूरा करने के लिए आपको एक समय सीमा का अंदाज लगा लेना है और उसके बाद उसकी सूची बनानी है। जैसा कि आपको यहाँ पे एक सूची में दिख रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे क्रम संख्या लिखी है, यानी पहला काम आपको क्या करना है। दूसरा आपने इसमें इसी लिस्ट में क्या है, गतिविधि वाला कॉलम दिख रहा है, यानी गतिविधि कौन सी करनी है। जैसे आपने सुबह लिखा कि आपको इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तीसरे में आपने लिखना है पूरा करने का दिन या तिथि। आप लिख दोगे कि आपने ये जो पढ़ाई करनी है, जैसे 4 चैप्टर पढ़ने हैं आपको होम साइंस में, तो आप यहाँ पर पूरा करने की तिथि लिख दो कि आप आज से शुरू कर रहे हो, आप 10 तारीख तक ये काम ख़त्म कर दोगे, ठीक है। और गतिविधि करने का कारण भी आप यहाँ पे लिख दो कि आपको जो है इस सब्जेक्ट में इतने नंबर लाने हैं, या फर्स्ट पास होना है, या एक्सीलेंट मार्क्स लाने हैं। बहुत आपको यहाँ पे उसका कारण लिख देना है, ठीक है। तो ये लिस्ट कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। उसके अलावा होता है आपका दैनिक या साप्ताहिक योजना की सारणी, ठीक है। इसको क्या होता है, हमें पूरे दिन के लिए, पूरे सप्ताह के लिए बनानी होती है, जैसे मंडे ट्यूसडे। तो आप देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो आप, ये लिस्ट जो आपकी दी हुई है, आपकी बुक में भी दी हुई है, आप अपनी किताब में देख सकते हो। इसमें इस तरफ दिन दिए गए हैं, सोमवार मंगलवार, यानी कौन से दिन कौन सा काम करना है। और यहाँ पे समय को बांटा गया है, जैसे सुबह का समय और फिर उसके बाद दोपहर का समय। तो सुबह 7 से 8, 8 से 9। तो आपको ये सोमवार को सुबह 7 से 8 कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे के लिए पढ़ना है, 8 से 9 आपको क्या करना है, 9 से 10 क्या करना है। तो इस तरीके से आपको पूरे हफ्ते की आप इसमें एक दिनचर्या अपनी बना सकते हो। तीसरी जो आती है आपकी कारगर समय प्रबंधन के लिए सुझाव, वो है दीर्घावधि योजना सारणी। यानी इससे हमारा मतलब है कि हमें पूरे महीने पूरा साल हमें फॉर एग्जाम्पल क्या गतिविधि को कैसे करना है। यानी अगर आपका कोई वार्षिक गोल है तो आपको कैसे करना है। जैसे आपको पैसे जमा करने की, आप अगले बर्थडे पे अपने क्या करोगे, कोई पार्टी दोगे, तो आप अभी अपने पहले से ही जमा करना शुरू करते हो, है ना। तो आप एक लिस्ट बनाओगे, अच्छा मैं इतना करूँगी इतना करूँगी। उसी तरीके से ये एक साल भर के उद्देश्य के लिए जो होती है सारणी होती है, योजना सारणी होती है। तो इसमें जो है महीनों के नाम लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आपको दिया है जनवरी फरवरी, है ना। यानी साल भर आपको कौन सी गतिविधि करनी है, आपको वो लिखनी है। कि आपको वहाँ पे रिमाइंडर लिख सकते हो कि मुझे इस महीने ये करना है, मुझे इस महीने ये करना है। तो इस तरीके से आप अपने प्रबंधन कर सकते हो अच्छी तरीके से समय का, ठीक है। अब अगला आता है बच्चों, समय प्रबंधन की स्थितियाँ। समय प्रबंधन की स्थितियाँ से हमारा मतलब है कि हम समय के प्रभावी प्रबंधन में कौन कौन सी स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो सहायता करती हैं। तो सबसे पहला आता है चरम भार अवधि, यानी पीक लोड पीरियड। चरम भार अवधि का तात्पर्य किसी विशिष्ट समय के दौरान में काम के अधिकतम बोझ से है। यानी किस टाइम पे हमारा सबसे ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा पीक आवर्स होते हैं, मतलब चरम भार विधि होती है। तो इसमें जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक सुबह का समय होता है जब हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। सुबह उठ के नहाना है, साफ़ सफाई करना है, फ्रेश होना है और नाश्ता बनाना है, नाश्ता करना है। तो ये एक ऐसा टाइम होता है सुबह का या रात का जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो वो ये वाली अवधि है। दूसरा है आपका कार्यवक्र। कार्यवक्र का मतलब है, अब देखो इसमें जो सबसे पहला वाला जो मैंने अभी आपको बताया, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें कौन सा टाइम पे ध्यान देने की ज़रूरत। यानी हमें जैसे सुबह के टाइम पे नाश्ता ज़्यादा काम करना होता है, तो हम उस सुबह के समय को इसी तरीके से अरेंज करेंगे कि हमें यहाँ पे ज़्यादा काम होता है, तो हम उसको किस तरीके से आसान कर सकते हैं। दूसरा आता है कार्यवक्र। यानी कार्यवक्र हमें कैसे मदद करता है प्रबंधन में, ठीक है, सहायक सिद्ध होता है। तो कार्यवक्र से हमारा मतलब होता है किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान किए गए कार्य के चित्रात्मक निरूपण से। यानी हम जब किसी कार्य को करते हैं तो हम उसका एक चित्रात्मक वर्णन बना लेते हैं कि अच्छा हम ये कार्य को ऐसे करेंगे। तो ये जो एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो ही जो है आपका कार्यवक्र है। और अगर हम इस तरीके से इसकी हेल्प लेते हैं तो हम उचित प्रबंधन कर सकते हैं समय का। उसके अलावा विश्राम अथवा अंतराल की अवधि। यानी आप जब भी कोई टाइम टेबल बनाते हो तो उसमें देखते हो कि इतने से इतने घंटे में रेस्ट करूँगी, इतने से घंटे टीवी देखूँगी। यानी वो थोड़ा एक बीच का जो रेस्ट का टाइम है, तो वो क्या करता है, हमारी जो थकावट है उसको रोकने का
काम करता है। ठीक है, तो विश्राम और अंतराल अवधि को काम करने के समय के दौरान अनुत्पादक रुकावट के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी इसे अंतराल की अवधि भी कहते हैं। तो इस कार्य के दौरान खर्च की गई जो हमारी ऊर्जा है उसके फलस्वरूप हमारी जो थकान हुई होती है हम उसको मिटाते हैं, तो उससे हमें सहायता मिलती है, थोड़ा हमें जो होता है रेस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, इतनी छोटी ना हो कि आप रेस्ट ना ले पाओ, इतनी लंबी नहीं हो कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। उसके बाद है कार्य का सरलीकरण। देखो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई काम हमारा सरल तरीके से हो जाता है तो हम उसे चाहते हैं कि सरल तरीके से कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई सपोज़ आपको कोई मिक्सी में आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है, आपको कोई चीज़ पीसनी है, आटा बनाना है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करते हो, उसे हाथ से पीसने के बजाय मिक्सर का यूज़ करते हो। तो ये क्या कर रहे हो आप, आपने काम को सरल कर रहे हो, यानी आप हाथ से भी पीस सकते थे उसे, लेकिन बहुत समय लग जाता और बहुत आपकी ऊर्जा खर्च हो जाती है, तो आपने क्या किया, उसका मिक्सर का यूज़ किया, फटाफट उसे पीस लिया। तो ये क्या किया हमने, कार्य का सरलीकरण कर दिया। इससे हुआ क्या, हमारे समय की और शक्ति दोनों की ही बचत हुई। ठीक है, तो इसका मतलब हमने उस कार्य को सिंप्लीफाई कर दिया, इस तरीके से व्यवस्थित कर दिया कि हमारा कम से कम समय और शक्ति व्यय हो। ठीक है, उसके अलावा है आपका कार्य सरलीकरण के तरीके, टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। बच्चों ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन कौन से तरीके होते हैं, तकनीकें होती हैं कार्य सरलीकरण की। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहला हाथ और शारीरिक अंगों की गतिविधियों में परिवर्तित करना। ठीक है, तो इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, सबसे पहला व्यर्थ क्रियाओं को कम करना और दूसरा कार्य को क्रमानुसार करना। तो व्यर्थ क्रियाओं को कम करने से हमारा मतलब है, जैसे बाजार से खरीदारी करने से पहले हम लिस्ट बना लेते हैं कि हमें ये खरीदना है, उससे क्या होता है, मार्केट में हमें परेशानी नहीं होती, बार बार ढूंढना नहीं पड़ता, हमें पता है कि ये चीज़ हमें खरीदनी है और हम कुछ भूलते भी नहीं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, फ्रिज में आवश्यकताएं वस्तुएं एक साथ निकाल लेते हैं और एक साथ रख लेते हैं, यानी कि बार बार हम चक्कर लगा रहे हैं, बार बार दरवाज़ा खोल रहे हैं, बार बार रख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, हमने फालतू की क्रियाएं यानी हमें जो बार बार जाना पड़ता है उसे कम कर दिया, बार बार हमें मार्केट जाके सामान लाना पड़ता है, इससे बेटर हमने एक लिस्ट बनाई और एक ही बार में सारा सामान ले आया, यानी हमने जो व्यर्थ क्रियाएं थी उनको हटा दिया। उसके अलावा कार्य को क्रमानुसार करना, क्रमानुसार करने के मतलब है कि हम जो है वो एक क्रम के अनुसार कार्य करें, यानी जैसे अगर हम पहले अपने घर में झाड़ू लगाते हैं फिर पोछा लगाते हैं, इसका कारण भी ये भी होता है कि हम झाड़ू लगाते हैं तो साफ़ हो जाता है, फिर पोछा लगाने में परेशानी नहीं होती। अगर हम पहले पोछा लगा देंगे तो वो गीला हो जाएगा और उसके ऊपर झाड़ू कूड़ा रहेगा, झाड़ू लगाना ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, क्रम में कर रहे हैं। ठीक है, और एक जैसे बर्तन हम एक साथ धोते हैं, जैसे ग्लास को एक साथ धोते हैं, फिर कटोरों को एक साथ धोते हैं, तो उससे आसानी होती है, कार्य का सरलीकरण हो जाता है। तो ये था पहला, यानी हाथ और शारीरिक अंगों की गतिविधियों में परिवर्तित करना। उसके अलावा इसी के अंतर्गत था। उसके अलावा तीसरा इसी के अंतर्गत आता है कार्य में कुशलता लाना। कार्य में कुशलता लाना मतलब होता है कि अगर हम पहली बार कोई काम करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब हम उसमें कुशल हो जाते हैं धीरे धीरे तो हमको निपुणता आ जाती है और वो काम हम फटाफट कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप पहली बार खाना बनाओगे आपको बहुत समय लगेगा, धीरे 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 जो है जब आदमी उसमें प्रैक्टिस होती है, अच्छा करने लग जाता है, तो वो जो है उसको कुशलतापूर्वक करने लगता है। उसके बाद है शारीरिक अंगों का उचित मुद्रा में होना। इससे मतलब बच्चों ये है कि अगर हमें किसी ज़मीन पर रखी हुई भारी वस्तु को उठाना है तो हम क्या करते हैं, घुटने मोड़ कर उठाते हैं, है ना, क्योंकि पैरों के बल अगर हम बैठेंगे तो हमें सामान को उठाने में ज़्यादा आसानी होगी, बल्कि अगर आप खड़े उठ के ज़्यादा उस भारी वस्तु को उठाओगे तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा थकान होगी, यानी जो संसाधन है उसका व्यर्थ होगा। तो इसीलिए जो है ये एक शारीरिक अंगों को हमने एक उचित मुद्रा में हम उसी प्रकार से कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो, सिंप्लीफिकेशन हो जाए, सरलीकरण हो जाए। उसके बाद भारी सामान को हिलाने के लिए आपने देखा होगा हम थोड़ा झुक जाते हैं। उसके अलावा हम बैठकर खाना बनाने या प्रेस करने की अपेक्षा खड़े होके काम करते हैं, उसमें कम शक्ति लगती है। ठीक है, तो ये था आपका
4 पॉइंट्स जो कि इसके अंतर्गत थे कि हमें हाथ और शारीरिक अंगों की गतिविधियों में परिवर्तन लाके किस तरीके से कार्य को सरल कर सकते हैं। दूसरा है कार्य साधनों के सही के संग्रहीकरण, ठीक है, कार्य साधनों का संग्रहीकरण तथा उपकरणों में परिवर्तन करके, ठीक है। इससे हमारा मतलब ये है कि हम जो कार्यस्थल है उसकी उचित व्यवस्था करें, लंबाई एवं चौड़ाई तथा कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामान और उपकरणों में परिवर्तन लाके कार्य को सरल करें। इसमें देखो सबसे पहला आता है, हम क्या करते हैं, कार्यस्थल में परिवर्तन करते हैं, है ना। कार्यस्थल में परिवर्तन करने से हमारा मतलब है कि जैसे कोई ऊंचा स्थान है और वहाँ पे एक छोटा व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको परेशानी होगी, है ना, उसको अधिक थकान लग जाएगी। वहीं क्या होगा, अगर कोई लंबा व्यक्ति है और कार्यस्थल आपका छोटा है तो उसे बार बार झुक के काम करना होगा जिससे उसे परेशानी होगी। तो हम एक कार्यस्थल जो है वो अपने अनुसार चुनते हैं ताकि हमें कोई ऊर्जा हमारी ज़्यादा वेस्ट ना हो और हमें थकान ना लगे। दूसरा, कार्य करने के लिए विभिन्न साधनों का संग्रहीकरण, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे साधन हैं और हमें किचन में जैसे खाना बनाना है तो हम सारी चीज़ें एक साथ रख लेते हैं, मसाले, किचन, हम मतलब किचन में सारा सामान एक जगह पे एक साथ रख लेते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि हमें जो कार्य करना होता है सारे संसाधन वहीं पे मिल जाते हैं, तो हमें जो है हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, बार बार उन्हें लेने जाने में हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, ऊर्जा व्यय नहीं होती। उसके अलावा कार्य करने वाले उपकरणों में परिवर्तन, इसका मतलब मैंने आपको बताया था जैसे मसाला पीसना है, आटा पीसना है तो आप मशीन का उपयोग करते हो बजाय कि उसे हाथ से पीसने के, ठीक है। तो ये जो है उपकरण ही हमने चेंज कर दिया, यानी जिसको हम पीस के बना सकते थे हाथ से सिलबट्टे पे, है ना, उसको हमने मिक्सर में यूज़ कर लिया उसके लिए। तो इससे क्या होगा, हमने उपकरण को ही परिवर्तन कर दिया उपकरण में। उसके अलावा आपका लास्ट पॉइंट आता है उत्पादन में परिवर्तन तथा नए उत्पादों का प्रयोग करके। अब इससे हमारा क्या मतलब है बच्चों, देखो इससे हमारा मतलब है कि हमने वस्तु के उत्पादन या अंतिम रूप में परिवर्तन कर दिया ताकि उससे हमारा कार्य सरल हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, इसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने मार्केट में रेडी टू ईट वाले खाना मिलता है, आप वो ले आए ताकि आपको क्या करना पड़े, सब्जी बनानी ना पड़े। तो इसके आपने क्या किया, रेडीमेड खाना ले लिया, उत्पाद जो था वो तैयार ले लिया। उसके अलावा आप क्या करो, घर में दही जमाने की जगह आप मार्केट से दही ले आओ, तो आपको क्या किया, दही जमाने वाली पूरी कार्य नहीं करना पड़ा, समय बचा, संसाधन बचा, आप उसे मार्केट से खरीद के ले आए, ठीक है। तो ये इसका उदाहरण है कि हमने अपने उत्पादन में परिवर्तन कर दिया और नए जो बने हुए उत्पाद थे वो लेके उनमें परिवर्तन करके अपना सरलीकरण कर लिया कार्य का, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चों आजकल सामाजिकरण हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, यानी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हम डेवलप होता जा रहा है, नई तकनीकें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, हमारा इसका जो है हमारी जीवन शैली पर बहुत असर पड़ता है। हमारी जीवन शैली आप देखो, अगर आज से पहले कंपेयर करो तो आज से इतने साल पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास मोबाइल है, अब हमारे पास ऐसी टेक्निक है। पहले लोग हाथ से कपड़े धोते थे, हमारे पास वॉशिंग मशीन है, हमारे पास ऐसे कई संसाधन हैं जिनका यूज़ हम करके कार्य का सरलीकरण कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। तो समय ये हमारा जो था वो था समय प्रबंधन। हमें अरे यार कितनी बार कट करूंगी मैं, ये बताओ, उसमें इतनी बार कट का ऑप्शन नहीं होता है। चुप रहना बिल्कुल। तो बच्चों ये हमने पढ़ा था समय प्रबंधन के बारे में, यानी समय प्रबंधन क्या होता है, समय प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं हम, समय और गतिविधि की योजना के क्या चरण होते हैं,
गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती है और कैसे हमने 3 सुझाव पढ़े समय के प्रबंधन के लिए। उसके अलावा समय प्रबंधन की स्थितियाँ कौन सी होती हैं, यानी कौन सी ऐसी स्थितियाँ हैं जो हमें प्रभावी समय प्रबंधन सिखाती हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा कि किस तरीके से कार्य का सरलीकरण कर सकते हैं हम। ठीक है, सारे स्टेप्स पढ़े कि कार्य सरलीकरण को हम कैसे अलग अलग परिवर्तन करके कार्य को आसान बना सकते हैं। तो ये जो थे 3 जो हमने पढ़े, ये आपके कार्य सरलीकरण के ही तरीके थे। उसके अलावा बच्चों अब हम पढ़ते हैं स्थान प्रबंधन। समय प्रबंधन के बाद अब जैसे हमने समय का प्रबंधन किया, वैसे ही बच्चों स्थान का प्रबंधन यानी स्पेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब होता है अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग करते हुए उपलब्ध स्थान का सर्वोत्तम प्रयोग करना स्थान प्रबंधन कहलाता है। यानी बच्चों आपके पास एक जगह है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक कमरा है और आपको वो कमरा दे दिया गया और आपको बोला कि अब आप इसको अरेंज करो। तो आप अपने कौशल और ज्ञान का प्रयोग करोगे और इस तरीके से उस स्थान का उपयोग करोगे कि आप उसका अच्छे से यूज़ कर पाओ। यानी आप उसको बिल्कुल वो अच्छा भी लगे, ख़राब ना लगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा लगे और बिल्कुल भरा हुआ ना लगे। तो आप अपना दिमाग लगाओगे कि हम उसे कैसे सुंदर बना सकते हैं। एक तरीके से आप को वो डेकोरेट करने के लिए कोई चीज़ दी गई, तो आपको उस स्थान को किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ पे क्या रखना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ सजानी है, ये सारी स्पेस मैनेजमेंट में आती हैं कि आपको उस स्थान के लिए उसको अरेंज करना है। ठीक है, सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करना है। तो हर व्यक्ति हमने देखा है कि अपनी आवश्यकता अनुसार ही स्थान का प्रयोग करता है। ठीक है, और आपने ये भी देखा कि अगर अस्त व्यस्त होता है कमरा तो वो छोटा लगता है। अगर बहुत सारा सामान आप किसी कमरे में भर देते हो तो भी वो छोटा लगता है और अच्छा नहीं लगता, अस्त व्यस्त सा लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है स्थान प्रबंधन करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके लिए क्या करना होता है, स्थान प्रबंधन के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से इसके सिद्धांत है। तो स्थान प्रबंधन जो है एक वो कार्यात्मक उचित तरीके से विवेकपूर्ण योजना तथा आयोजन को संदर्भित करना है। यानी सरल शब्दों में एक अच्छी तरह से प्रबंधित स्थान न केवल आराम प्रदान करता है बल्कि आकर्षक भी दिखाई देता है। यानी अगर आपने स्थान में अच्छे से प्रबंधन किया, यानी यहाँ पे कोई हर चीज़ अपनी जगह पे व्यवस्थित तरीके से रखी हुई है, तो वो एक आकर्षक रूप दे देती है उस स्थान को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्थान नियोजन के सिद्धांत। यानी सिद्धांत है स्थान नियोजन के, वो कुछ जो दिए हुए हैं आपके सामने 10 सिद्धांत हैं, जिनमें सबसे पहला आता है स्वरूप। स्वरूप से बच्चों मतलब है कैसा बाहर से दिखता है, यानी उसका रूप कैसा है, स्वरूप से मतलब। ठीक है, यानी ये एस्पेक्ट है। तो कोई भी घर का जो बाहरी दीवारें हैं, दरवाजे, खिड़कियां किस जगह पे लगी हैं, यानी घर कैसा स्वरूप होना चाहिए उसका, वो कैसा दिखता होना चाहिए, कहाँ पे बालकनी है, कहाँ पे धूप आ रही है, कहाँ से हवा आ रही है, कहाँ से कौन सा किस साइड को है, ये सारा जो है वो है आपका स्वरूप के अंदर आता है। यानी आप इसको कुछ इस तरीके से लो कि आप एक घर बनाने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल एक ज़मीन में, तो आपको उस स्थान का, एक जो प्रॉपर्टी आपके पास ज़मीन है, उस स्थान का आपको नियोजन कैसे करना है। यानी कहाँ पे आपको घर का डायरेक्शन क्या रखनी है, आपको कहाँ पे उसकी खिड़कियाँ बनानी है, कहाँ से धूप आएगी, कहाँ पे हवा आएगी, कहाँ पे कौन सा कमरा बनाना है, ये स्वरूप जो हमें बाहर से दिखता है वो कहलाता है। दूसरा प्रिंसिपल या सिद्धांत है बच्चों प्रभाव, यानी प्रॉस्पेक्ट। इसका मतलब हमारा है कि जैसे घर को अगर आप बाहर से देखेंगे या कोई अन्य व्यक्ति बाहर से देखेगा, तो उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आप उल्टे पुल्टे कहीं पे भी खिड़की लगा देंगे, कहीं पे भी दरवाज़ा, तो वो देखने में काफ़ी अस्त व्यस्त सा लगेगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वहीं अगर आप उसका सही इस्तेमाल करोगे, जैसे सही जगह पे दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, बहुत ज़्यादा दरवाजे या खिड़कियां नहीं हैं, बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं, सब बिल्कुल जितनी ज़रूरत है उतने ही हैं, अच्छी आकृति के हैं, सुंदर डिज़ाइंस हैं, तो वो देखने में सुंदर लगेंगे, यानी वो अच्छा प्रभाव डालेंगे। तो ये इससे हमारा है कि ऐसा प्रभाव या मानसिक छाप जो घर से बाहर से जो अगर व्यक्ति देख रहा है तो उस पर पड़ता है। ठीक है,
तीसरा है एकांतता या प्राइवेसी। ये आप सभी जानते हो, इससे हमारा मतलब ये है कि हम जब घर डिज़ाइन करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस घर के अंदर एकांतता हो। अब ये एकांतता भी जो होती है वो दो प्रकार की होती है बच्चों। एक होती है भीतरी यानी इंटरनल प्राइवेसी, घर के अंदर की प्राइवेसी, यानी कौन सा कमरा कहाँ पे है, कमरों की स्थिति कैसी है ना, अच्छी तरीके से बनाया गया है या नहीं है। स्क्रीन और पर्दे का जो हम यूज़ करते हैं वो भी एकांतता के अंदर आता है ना। तो जैसे हमने देखा है कि हम अलग अलग बैठने के लिए, आप देखते हो कोई मेहमान आता है तो उसके लिए अलग कमरा बनाते हो, बेडरूम अलग होता है, किचन अलग होता है, यानी हर किसी अलग अलग कमरे को हमने बांट दिया है कि ये जो है इस स्थान, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। तो उससे हमें क्या होता है, एकांतता की जो है वो एक घर में हम लाते हैं। दूसरा आता है आपका बाहरी एकांतता। बाहरी एकांतता से मतलब घर कहाँ पे स्थित हो, यानी आस पड़ोस के घर कितना दूर हैं, सड़क से घर कितना दूर है। बहुत जैसे अगर अंदर घर होता है और अलग से अकेला तो ज़्यादा बाहरी एकांतता उसमें ज़्यादा होती है ना। तो हम इस तरीके से बनाते हैं कि रास्ता जो है, घर जो है वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल किसी के साथ चिपका हुआ है, तो उससे हमारी एकांतता भी भंग होती है। तो इसका मतलब हमने जो है वो पेड़ पौधे लगा के भी एक बाहरी एकांतता हम सुनिश्चित करते हैं, थोड़ा घर अलग सा लगता है, यानी एक प्राइवेसी आती है। उसके अलावा बच्चों अगला पॉइंट विभिन्न कमरों की स्थिति यानी ग्रुपिंग। यानी हम ये जानते हैं कि घर में जो हम कमरे बना रहे हैं वो हम एक के साथ एक संबंध में बनाते हैं ना। जैसे आप जब घर में एंटर करते हो, पहले ड्राइंग रूम आता है, आपका बैठक का कमरा, फिर आप अंदर जाते हो तो आपके दूसरे कमरे आते हैं, फिर एक रास्ते से आपका किचन आता है, एक रास्ते से बालकनी, यानी एक तरीके से सारे कमरों में एक संबंध होता है। और ये बात हम जानते हैं कि हम हमेशा टॉयलेट को किचन से दूर बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, कमरों की स्थिति जो है वो उसी के हिसाब से बनाते हैं। जो कमरा डिज़ाइन करता है आर्किटेक्चर, वो इसी हिसाब से करता है कि कमरों की जो है स्थिति जो है वो बिल्कुल उचित हो, अच्छे से हो। उसके अलावा बच्चों खुलापन यानी रूमीनेस, यानी जो आपका कमरा है उसमें खुलापन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक कमरा है बड़ा सा और उसमें सब कुछ उसी में सामान डाल दिया, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया, वो भर गया है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, यानी खुलेपन से हमारा मतलब ये है कि हमें एक खुलेपन का एहसास हो और हर स्थान का हम अच्छे से प्रयोग करें। जैसे दीवार में अलमारियां लगाए हैं हमने, ताकि हम उसके अंदर सामान रखें, बाहर खुला ना पड़ा रहे, है ना। और उसी कमरे का जैसा साइज़ है उसके हिसाब से हम सामान और रंगों का उपयोग करते हैं कि ताकि कमरा अच्छा लगे। छोटे कमरे हैं तो हम हल्के रंग यूज़ करते हैं ताकि कमरा बड़ा और खुला खुला लगे, और बड़े कमरे हैं तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, जैसे गहरे रंगों का मतलब हल्के रंगों का उपयोग करेंगे तो हमें खुला खुला दिखाई देता है कमरा। ठीक है, और छोटे कमरे को बड़ा दिखाने के लिए बेसिकली हम ये करते हैं। उसके अलावा अगला आता है फर्नीचर की आवश्यकता, यानी घर में अपने स्पेस या स्थान के अनुसार ही हम फर्नीचर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कमरे में जगह नहीं है और वहाँ पे आप बिस्तर भी रखा हुआ है, सोफ़ा भी रखा हुआ है, चेयर्स भी रखी हुई हैं ना। तो हम कमरे के हिसाब से इस प्रकार से फर्नीचर रखते हैं या उसे रखा जाना चाहिए कि चलने फिरने में भी आसान हो और रूमीनेस हो, खुला खुला हो कमरा, है ना, उसमें खुलापन हो और चलने फिरने में आसानी हो। उसके अलावा आता है आपका 7वां पॉइंट, 7वां पॉइंट स्वच्छता। ऑफ कोर्स घर में स्वच्छता होनी ही चाहिए। स्वच्छता से हमारा मतलब घर के अंदर की साफ़ सफाई से नहीं है, बल्कि इस चीज़ से भी है कि खुला खिड़कियां हों, रोशनदान हो, हवा आती रही। अदरवाइज़ कमरा अगर बंद है, खिड़की नहीं है, हवा का कोई साधन नहीं है, तो बदबू आएगी कमरे से और वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होगा। बिल्कुल भी सैनिटेशन का ध्यान अगर आप नहीं रखेंगे तो काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं इन्फेक्शन की वजह से, साफ़ सफाई नहीं होगी तो उसकी वजह से। तो कई खिड़कियाँ, लाइट्स वगैरह जो है हम घर में लगाते हैं स्वच्छता के लिए, सैनिटेशन के लिए। उसके अलावा ताकि रोशनी आए, ठीक है, यानी रोशनी के लिए भी हम, रोशनी जो है वो एक तरीके का सैनिटाइजेशन, स्वच्छता के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, फॉर सैनिटेशन एंड वेंटिलेशन के लिए। उसके अलावा आता है
वायु संचार, यानी हम क्या करते हैं, रोशनदान बनाते हैं और इस जगह, ऐसी जगह पे खिड़कियां बनाते हैं जहाँ से क्या हो, हवा आए, यानी खुला खुला सा, बिल्कुल घुटन ना हो कमरे में, खुला खुला सा लगे, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा हम टॉयलेट में एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, किचन में लगाते हैं, ताकि हवा का जो है वो आवागमन होता रहे, ठीक है, अंदर बाहर। उसके अलावा आता है सफाई और स्वच्छता सुविधाएं, जैसे झाड़ू पोछा लगाते हैं, है ना, साफ सफाई करते हैं, धूल मिट्टी ना आए कहीं से, इसका ध्यान रखते हैं। और सब जगह आगे पीछे बालकनी में इस तरीके से करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं कि साफ सफाई बनी रहे, है ना। तो ये आता है आपका स्वच्छता के अंतर्गत। उसके आता है आपका वायु का परिसंचरण, यानी एयर सर्कुलेशन। घर का डिज़ाइन जब हम स्थान के लिए, देखो जैसे हम घर बना रहे हैं तो हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि घर में जो एंट्रेंस हो, यानी जो प्रवेश करने वाला द्वार हो, वो अच्छा हो, खुला खुला हो, लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो और अच्छे से वायु का परिसंचरण घर में हो सके। तो हम ऐसा नहीं करते कि जहाँ पे दरवाज़ा कहीं पे और खिड़की कहीं पे, हम उसको इस तरीके से कमरे में एडजस्ट करते हैं कि हवा आने जाने में आसानी हो। उसके अलावा व्यवहारिक बातें, यानी प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं, जैसे जब हम घर बनाते हैं या कोई भी स्थान जब हम बनाते हैं, इसका यूज़ करते हैं, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि वो क्या हो, कंफर्टेबल हो, यानी हम लोग जहाँ पे उसमें रहें आराम, सुविधाजनक हो, आराम से रहें, सुंदर हो। उसके अलावा मजबूत हो, ऐसा ना हो कि दीवारें कहीं से झड़ रही हैं, पेंट और सीमेंट झड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सुंदर होना चाहिए और हम भविष्य के हिसाब से सोच के चलते हैं कि हाँ, हमें इसमें काफ़ी लंबे समय के लिए रहना है, तो हम उसी तरीके से भवन को घर को बहुत अच्छा बनाते हैं। ऐसा नहीं करते कि पैसा बचाने के लिए हम उसमें ऐसे ही कुछ भी कर दें और जिसकी वजह से हमें बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो 10वां पॉइंट आता है वो है रमणीयता, यानी एलिगेंस। इससे हमारा मतलब है कि हम ऐसा प्रभाव जिसमें मितव्ययिता से समझौता किए बिना स्थान की योजना सुरुचिपूर्ण ढंग से की गई हो। यानी जो हमने बिना, ऐसा नहीं है कि पैसे बचाने के चक्कर से बेकार सा बना दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि घर हम बहुत, आप जानते हो कि आदमी बहुत सोच समझ के बनाता है और लंबे समय तक उसमें हमें रहना होता है। तो हमें इस तरीके से योजना बनानी चाहिए कि वो बहुत अच्छा लगे, एलिगेंट लगे, बहुत सुंदर दिखे और हर चीज़ में बहुत अच्छा हो। जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े उन सभी पॉइंट्स में, ठीक है। तो इसका अगर आप ध्यान देखो तो ये सारे पॉइंट्स बताने का मेरा पर्पस क्या था, हमने क्यों पढ़े स्थान नियोजन के सिद्धांत, हमने इसलिए पढ़े ताकि जब भी हम किसी स्थान का नियोजन करें तो हम इन सभी बातों का ध्यान रखें, और एक भी बात अगर छूट जाएगी तो जो है परेशानी हो सकती है, यानी उस चीज़ में कमी आ सकती है स्थान के नियोजन में। तो ये सारे सिद्धांत हैं। हमेशा हमें किसी भी स्थान का यूज़ करने से पहले या फिर कोई डिज़ाइन बनाने से पहले, घर बनाने से पहले, कुछ भी कमरा वगैरह बनाने से पहले इन सारे सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम फटाफट से एक बार इस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा बच्चों इंट्रोडक्शन में कि क्यों ज़रूरी है स्थान का प्रबंधन और समय का प्रबंधन, यानी संसाधन जो हमारे पास हैं हम जानते हैं कि बहुत सीमित मात्रा में हैं, तो हमें उनकी किस तरीके से उनका प्रबंधन करना चाहिए। और इस चैप्टर में हमने 2 सबसे इम्पॉर्टेंट संसाधन पढ़े, जो कि है समय और स्थान। समय हमने पढ़ा कि सबके पास बराबर है और हम ना इसे आगे ले जा सकते हैं ना पीछे, तो हमें इसे अच्छी तरीके से डिवाइड करके इसका उपयोग करना चाहिए ताकि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कोई परेशानी ना हो। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि गतिविधि योजना के लिए हमें क्या क्या चरण बनाने चाहिए ताकि हम अपने समय पे गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे। हमें जल्दी शुरुआत करनी चाहिए, एक दिनचर्या बनानी चाहिए, प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए, नहीं कहना सीखना चाहिए, और छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर दे, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में विभाजित कर देना चाहिए। प्लीज़ ये जो है वो गलत है बच्चों, इसको लक्ष्य आप कर देना, टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। ये लक्ष्य है, ठीक है, लफ्ज़ नहीं है। तो लक्ष्य में डिवाइड कर देना चाहिए। उसके अलावा ऊर्जा की बचत
करनी चाहिए। एक समय में एक काम करना चाहिए, समय निर्धारण करना चाहिए कि हमें कितने समय के लिए कौन सा काम करना है, एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। उसके अलावा गतिविधियों की सूचना बनानी चाहिए कि हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है, कब करनी है, कितने समय में करनी है, ये प्लान बनाना चाहिए। उसके बाद हमने गतिविधियों के प्रकार पढ़े। अनिवार्य गतिविधियाँ जो कि हमें करनी ही होती हैं, दैनिक जीवन में होती हैं, कुछ साप्ताहिक होती हैं, कुछ महीने भर में होती है, मासिक और कुछ होती है आपकी साल भर में जो हम करते हैं वार्षिक गतिविधियाँ। उसके अलावा कुछ ऐच्छिक या वैकल्पिक गतिविधियाँ होती हैं। उसके अलावा बच्चों हमने पढ़ा समय प्रबंधन के लिए सुझाव थे कि कैसे हम समय का प्रबंधन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा किए जाने वाले कार्यों की सूची बना लेनी चाहिए। दैनिक और साप्ताहिक हमारी अगर कोई योजना है तो उसके लिए हमें सारणी बनानी चाहिए, एक लिस्ट। उसके अलावा दीर्घावधि योजना सारणी यानी एक जो हमें लंबे समय में कुछ काम करने होते हैं उसके लिए भी एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए बच्चों। इसीलिए मार्केट में डायरी आती हैं, प्लानर्स आते हैं प्लान बनाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि आप प्लान करके पहले से उसे नोट करके रख लो ताकि आप कोई भूलो ना चीज़ और उसको आसानी से आप समय पर पूरा कर सको। उसके अलावा आता है समय प्रबंधन की स्थितियां हमने पढ़ी, यानी कौन कौन सी ऐसी स्थितियां या कार्य हैं जो हमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं हमारा लक्ष्य को हासिल करने में, समय पे टाइम का मैनेजमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो उसमें था चरम भार अवधि, हमें पता है कि हमारे काम कौन से समय में सबसे ज़्यादा होते हैं तो हमें उसका ध्यान रख के मैनेजमेंट करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए। उसके अलावा कार्य वक्र, हमें कार्य वक्र का पता होना चाहिए, हमें बनाना चाहिए कि कौन सा कब शुरू होता है और किस तरीके से कब ख़त्म होगा, है ना। विश्राम अथवा अंतराल की अवधि भी हमें अपने हमेशा प्रबंधन में रखनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि हम अपनी सारी एनर्जी एक ही काम में लगा दें और बिल्कुल रेस्ट ना लें। तो बीच में हमें रेस्ट लेना चाहिए ताकि हम फिर से दूसरी काम को करने से पहले फ्रेश हो सकें। उसके अलावा कार्य का सरलीकरण बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना समय और ऊर्जा दोनों बचाना चाहते हैं तो हमें कार्य का सरलीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हमने पढ़े थे। उसके बाद हमें उसकी टेक्निकें पढ़ी थी। टेक्निक्स या तकनीकें कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम कार्य का सरलीकरण कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था हाथ और शारीरिक अंगों की गतिविधि में हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें भी हमने अंदर बहुत सारे स्टेप्स पढ़े थे। व्यर्थ कार्यों को हम कम कर देते हैं, क्रम बनाते हैं काम का कि हमें पहले कौन सा करना है फिर उसके बाद दूसरा। कार्य में कुशलता लाना, यानी जब हम पहली बार करते हैं तो हमें ज़्यादा समय लगता है, फिर हम धीरे धीरे सीख जाते हैं। उसके अलावा हम उचित मुद्राओं का प्रयोग करके कार्य में सरलीकरण कर सकते हैं, यानी अगर कोई काम झुक कर हो सकता है, हमारी ऊर्जा कम लगती है तो हमें झुक कर के करना चाहिए। उसके अलावा सही ढंग से हमें सही उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा उत्पादन में परिवर्तन कर सकते हैं या फिर नए उत्पादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने कार्य सरलीकरण में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था स्थान प्रबंधन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या थी और किस तरीके से हमें एक आसान अगर हम समय प्रबंधन कर लेते हैं तो वो हमें कितना आराम प्रदान करता है। तो स्थान प्रबंधन के सिद्धांत हमने पढ़े थे जो कि 10 सिद्धांत थे। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने इतना ही पढ़ा, 7th B चैप्टर था। इसके बाद हम बच्चों चैप्टर के दौरान मैं आपको एक टिप देना भूल गई थी, तो अब मैं वो से लास्ट में आपको बता दे रही हूँ कि जो स्थान नियोजन के सिद्धांत हैं वो काफ़ी सारे हैं, 10 पॉइंट्स हैं। तो कभी ऐसा होता है कि हम भूल सकते हैं या भूल जाएंगे, तो उसको याद करने के लिए मेरे पास एक टिप है आपके लिए। आपको बस ये याद रखना है जो मैं बोल रही हूँ, तो आपको ये याद रखना है कि स्थान नियोजन के जो सिद्धांत हैं उन पर क्या हुआ था। आप ऐसे याद करोगे तो आपको याद आएगा ये, आपके व्यवहार से एक, आप देखो यहाँ पर देखना, आपके व्यवहार से एक खुला हुआ, ठीक है, एक खुले फर्नीचर पर हवा चली, वायु चली, ठीक है। ये आपके सारे पॉइंट्स कवर कर रहा है 10 के 10। तो आपको याद रखना है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्थान नियोजन के सिद्धांत लिखो, तो आपको इसका आंसर में ये लाइन याद आ जाएगी, आपकी वजह से एक खुले फर्नीचर पर वायु चली थी सर 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 सर।
तो बस वही सिद्धांत नियोजन है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इसको इंटरेस्टिंग फन बना दिया है आपके लिए। तो आपको बस ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो आपको याद आ जाएगा कि पहला पॉइंट था व्यवहार, है ना, आप याद करोगे मेरे व्यवहार से, यानी पहला पॉइंट था व्यवहार यानी व्यवहारिक बातें। दूसरा पॉइंट था एक फर्नीचर पर हवा चली थी, तो एक खुले फर्नीचर पर हवा चल रही थी, खुलापन आ गया उससे, रूमीनेस, खुला, फिर फर्नीचर की आवश्यकताएं आ गया फर्नीचर। ठीक है, उसके बाद आएगा आपको याद पर, फर्नीचर पर चली थी तो प से प्रभाव याद आ जाएगा, र से रमणीयता आ जाएगी। ठीक है, पर, ठीक है, क्या हुआ था, हवा, हवा यानी वायु, वायु का संचरण हुआ था, वायु का परिसंचरण याद आ जाएगा आपको पॉइंट, वायु का परिसंचरण हुआ था। कैसे हुआ था, वायु कैसे चलती, स स स स स स से स्वरूप, स से स्थिति, कमरों की स्थिति, और स से स्वच्छता। तो हो गए ना सारे पॉइंट्स कवर। तो इस तरीके से आप एक भी पॉइंट्स नहीं भूलोगे और सारे के सारे पॉइंट्स अपने एग्जाम में लिखाओगे और आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो ये पॉइंट्स 10 के 10 याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका था कि मेरे व्यवहार से एक खुले फर्नीचर पर हवा चली थी, स स स। तो ये हो गए आपके स्थान नियोजन के सिद्धांत 10 के 10 कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो अगर ये आपको अच्छा लगा और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से और आगे भी पढ़ाऊँ, तो मुझे आपको कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो। तो मैं उसको भी कुछ इसी तरीके से कोड बना के और कुछ अच्छे से जॉइन करके आपको समझा दूंगी, ताकि आपको वो हमेशा याद रहे, आप उसे कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, और आपको हमेशा, आप देखो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्थान नियोजन के सिद्धांत लिखो, तो आपको इसकी मेरी ये कही हुई बात याद आएगी कि अच्छा मैम ने बोला था कि मेरी वजह से एक खुले फर्नीचर के ऊपर हवा चली थी या वायु चली थी, सर। तो आप वो सारे पॉइंट्स 10 के 10 याद कर लोगे और आपका क्वेश्चन का अटेम्प्ट अच्छा हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत उसके ऊपर नहीं करनी पड़ेगी, पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। ओके, तो ऑल दी बेस्ट बच्चों, डू योर स्टडीज़ वेल, आप अच्छे से पढ़ाई करो और जो भी आपको समझ में आया है उसे आप याद करने की कोशिश भी करो, ताकि क्या हो कि आपको आगे जा कर के बार बार उसे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। यानी अगर आप अभी अच्छे से समझ लोगे उसको, तो आपको बार बार उसे नहीं पढ़ना होगा, आप खुद ही उस क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे आसानी से। तो ये बहुत इजी तरीका था। तो ऑल दी बेस्ट फॉर दिस, एंड आगे हम अब नेक्स्ट 8th चैप्टर में मिलेंगे। ओके।